सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम बैंकर में। बैंक प्रमोशन के लिए 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। आज उस सीरीज का ये 5वां पार्ट है और ये सीरीज निश्चित रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है इस साल होने वाले सभी बैंक प्रमोशन के एग्ज़ाम के लिए तथा साथ ही साथ सभी लेटरल एंट्री बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी लोग इस पूरे साल में बैंक प्रमोशन का एग्ज़ाम जिनको देना है, जो अपीयर होने वाले हैं, इस सीरीज को निश्चित रूप से शुरू से अंत तक सारा देखें। हालांकि बैंक प्रमोशन के लिए इस सीरीज से पहले भी मैं ऑलरेडी 12 वीडियो सिर्फ बैंक प्रमोशन के लिए ही बना चुका हूं, तो वो भी इस सीरीज का ही पार्ट है, लेकिन अलग से मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला और 10-10 क्वेश्चन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोग जो है इस पूरा आपका बैंक प्रमोशन का जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं इस 5वें पार्ट को। और सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पार्ट में है वो क्या है, व्हाट इज द पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लिमिट अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम इन नॉन कैश मोड। पिछले वाले पार्ट में क्वेश्चन था कि कैश मोड में या वॉक इन कस्टमर के लिए इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम में क्या है, तो उसमें क्या उसका आंसर था कि अगर नॉन कस्टमर है, मतलब कस्टमर नहीं भी है और कैश लेकर के आपके पास आता है और उसको नेपाल में रुपया भेजना है, उस केस में उस केस में कैश कस्टमर या नॉन बैंक एक ही बात है, ठीक है। जिसके पास अकाउंट नहीं है ऑब्वियसली उस कैश ही लाएगा आपके पास। उसके लिए 50,000 रुपीज का उसका लिमिट था और पूरे साल में जो है वो 12 बार इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या इसका आंसर होगा, अगर वो कस्टमर आपके पास नॉन कैश मोड में है, मतलब कि आपके पास उसका अकाउंट है और उस अकाउंट से वो ट्रांसफ़र करना चाहता है नेपाल में रुपया, तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन उसका लिमिट है, ठीक है। तो कैश मोड में कितना है, 50,000 का लिमिट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, 12 है। और नॉन कैश मोड में 2 लाख रुपए का लिमिट है, 2 लाख तक तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम से अक्सर क्वेश्चन बैंक प्रमोशन के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पीपीएफ स्कीम। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पीपीएफ स्कीम इज, कितना साल इसका मैच्योरिटी होता है और अगर कोई मैच्योरिटी नहीं कराना चाहता है तो मैक्सिमम ये जो एक्सटेंड होगा वो कितने साल के लिए हो सकता है। दोनों ही 2 क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। तो पहला आंसर है कि मैच्योरिटी जो है वो 15 साल में हो सकता है। मैच्योरिटी जो है वो 15 साल में जनरली होता है। अगर कोई उसको एक्सटेंड कराना चाहे, अगर उसको कोई फर्दर एक्सटेंड कराना चाहे तो एक्सटेंड फिर से 5 साल के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 15 ईयर एंड 5 ईयर। सो पीपीएफ का मैच्योरिटी जनरली 15 साल का होता है और पीपीएफ का मैच्योरिटी 15 साल का होता है और वो 5 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, वो 5 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। What is the meaning of an inchoate instrument? What is the meaning of an inchoate instrument? Inchoate instrument क्या होता है, इसका क्या मतलब है। आपके पास 4 ऑप्शन है। An instrument which is signed but not filled in, an instrument which is filled but not signed in, an instrument which is signed and filled but not crossed, and आखिरी ऑप्शन है an instrument which is signed and crossed but not filled in, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको साइन तो कर दिया गया है, जिसको साइन कर दिया गया है बट उसको फिल नहीं किया गया है, कुछ भी उसको फिल नहीं किया गया, कोई कॉलम फिल नहीं किया गया, उसको साइन कर दिया गया है, ठीक है। वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज साइंड बट नॉट फिल्ड इन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास बैंक प्रमोशन के लिए कंप्लीट मटेरियल जनरल बैंकिंग का जो है रेडी है। बिल्कुल हमारा कोर्स चल रहा है वेबसाइट के ऊपर, उस सारा मटेरियल अपलोडेड है। एक बार मैं 2 मिनट में सारा मटेरियल आपको पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या कुछ है। अगर आपको सही लगेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर हम आपको दे रहे हैं पिछले 1 साल का, और जो लोग इस वीडियो को नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देख रहे हो, अक्टूबर में देख रहे हो, तो उस जब तक आपका एग्जाम होगा उस समय तक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर आपको हम देंगे। कब से देंगे,
अगस्त 23 से देंगे। ऑल एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एनआई एक्ट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इतने ही एक्ट हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सबके बहुत अच्छे नोट्स हैं, एमसीक्यू हैं, वीडियो हैं, सब कुछ हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सीजीटीएमएसी, डे एनआरएलएम, डे एनयूएलएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो लेटरल एंट्री का एग्जाम हो, चाहे बैंक प्रमोशन का एग्जाम हो। ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पीएमजीपी, पीएमएफएमई, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि स्कीम, स्टैंड अप योजना, एपीवाई, एसपीवाई, जेवीवाई, केवीपी, महिला सम्मान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी योजना, किसान सम्मान योजना, पीएमजेडीवाई, सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यू बने हुए हैं, वीडियोज बने हुए हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी हम आपको दे रहे हैं मार्च 24 से लेकर अगस्त 24 तक, और अगस्त 24 से आगे जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक आपको दे रहे हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई 1 2 3 4 ये सब भी आपको हम दे रहे हैं। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनआरआई बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनआरओ, एनआरई अकाउंट, डब्ल्यूएफसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, एफसीएनआर क्या होता है, एनपीए प्रोविजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ पेटीएम, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कमिटी, लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल बैंकिंग के जो एग्जाम के बैंकिंग एग्जाम के प्रमोशन में आते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, केवाईसी एएमएल पॉलिसी, फाइनेंशियल कमिटी, गार्निसी एंड अटैचमेंट ऑर्डर। इसके अलावा कुछ क्रेडिट के टॉपिक हैं, रेशियो एनालिसिस हो गया, टंडन्स के ऑल मेथड हो गए, एमपीबीएफ के ऑल मेथड हो गए, टर्नओवर मेथड्स हो गया, अदर मेथड्स हो गया, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। ये सारा मटेरियल हम आपको सब कुछ हमारा वेबसाइट पे अपलोडेड है कोर्स में, ठीक है। 7 दिन में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। किन्हीं को पीडीएफ की ज़रूरत है तो मुझे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे और बना करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मैं उनके ईमेल पे जो है सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी उनको लगेगा मुझे चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रिंट निकाल के ही पढ़ना होता है, बहुत सारे टॉपिक वो उनको मोबाइल में पढ़ना या लैपटॉप में पढ़ना नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसे लोग मुझसे कह सकते हैं कुछ सारे ये 8-10 पीडीएफ है मुझे दे दीजिए, मैं प्रिंट निकालूंगा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली सभी टॉपिक से निकाल करके, हालांकि पीडीएफ जो है वहाँ भी एमसीक्यू है डले हुए, लेकिन फिर भी अलग से एमसीक्यू सबसे निकाल करके लगभग 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए तैयार किया गया है जो बैंक प्रमोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं में से क्वेश्चंस लेकर के मैं वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ। 10 टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर ही, 50 क्वेश्चंस के 10 टेस्ट हैं, ताकि जब आप सारा पढ़ लेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपको लग जाएगा कि हाँ मुझे कितना आता है और कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाएगा। हालांकि हर टेस्ट को 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, तो आप शुरू में भी एक बार स्टार्टिंग में टेस्ट दे दीजिए, थोड़ा पढ़ने के बाद फिर एक बार टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपका लेवल किस तरह से आप हो रहा है आप देख सकते हैं। मेनी स्मॉल टॉपिक बाय टेस्ट भी है। किस तरह को क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ इंक्वायरी करना है किसी कोर्स के बारे में, 7970903637 पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लरिकल टू स्केल 1 का जो प्रमोशन कोर्स है उसका फीस 999 है। स्केल 1 से 2, 2 से 3 का प्रमोशन का जो फीस है वो 1199 है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपके लिए हम कोर्स लेके आए हैं। निश्चित रूप से किसी भी बैंक का प्रमोशन का एग्जाम हो, इतना कंटेंट पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे अपने बैंक प्रमोशन एग्जाम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। बैंक हैज सेंट नोटिस फॉर पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी अंडर सरफेसी एक्ट, द बोरोवर कैन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग। सरफेसी के केस में कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी तरह के कोर्ट में कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डीआरटी में ही जा सकता है, चाहे वो बैंक जाए या वो बोरोवर जाए। बैंक जाए या बोरोवर जाए, दोनों को सिर्फ और सिर्फ डीआरटी में जाने का पावर है, उसको डीआरटी में ही जा सकता है। एक दूसरे के अगेंस्ट में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आपस में होता है तो उसका सुनवाई सिर्फ और सिर्फ डीआरटी में होता है। अगर डीआरटी में भी सुनवाई ना हो सके तो डीआरएटी में होता है, ठीक है। डीआरटी का फुल फॉर्म है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन करेंट लायबिलिटीज आर मोर देन करेंट एसेट्स, व्हेन करेंट लायबिलिटीज आर मोर देन करेंट एसेट्स, उस केस में क्या होता है। जब किसी कंपनी का, किसी फर्म का करेंट लायबिलिटी जो होता है ना वो मोर देन करेंट एसेट हो जाता है, उस केस में क्या खतरा है।
इंटरेस्ट बर्डन इज लेस, ऐसा नहीं है। कंपनी कैन मीट इट ऑब्लिगेशन, कंपनी में नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, इंक्रीज्ड नेटवर्थ। देखिए ये सिचुएशन खराब कब होती है ना, जब मान लीजिए कि कोई आपदा आ गया, जैसे कोरोना आ गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाए तो ऑब्लिगेशंस मतलब क्या हुआ, उसकी जो देनदारी है इमीडिएट, जो उसने ले रखा है मार्केट से पैसा। करेंट लायबिलिटीज क्या होता है, ऐसा लायबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर पे करना ही करना है, उसको करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और करेंट एसेट क्या होता है, जिसको जो आपको 1 साल के अंदर मिलने वाला है, 1 साल तक जो आपको कैश या कैश इक्विवेलेंट के रूप में आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं करेंट एसेट। और जो 1 साल के अंदर आपको हर हाल में अप टू 1 ईयर में आपको पे करना है, वो करेंट लायबिलिटी है। अगर करेंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए करेंट एसेट से, और एक ऐसा समय आए जब कंपनी को बंद करना पड़े या हमारे जितने सारे ऑब्लिगेशंस हैं वो एक साथ हमसे सारे पैसे मांगने लग जाएं, तो वो कंपनी कभी पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी का जो करेंट एसेट है वो करेंट लायबिलिटी से ज़्यादा है। मतलब जो देनदारी है वो आने वाला पैसा या अपने पास रखे पैसे से ज़्यादा है, तो एट ए टाइम तो हम अपने करेंट लायबिलिटी को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंपनी मे नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, कंपनी मे नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा सरफेसी का बेसिक कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है। बैंक कांट प्रोसीड अगेंस्ट द बोरोवर अंडर सरफेसी एक्ट वेयर, पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी इज एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा ऑप्शन है लायबिलिटी इज लेस देन RS 1 लाख, तीसरा ऑप्शन है लायबिलिटी इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। इसमें एक तरह से सरफेसी के लिए आपका क्या कंडीशन होता है, सरफेसी फोर्सफुल होने के लिए या सरफेसी करने के लिए, उसके सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं। ध्यान रखिए, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप सरफेसी के तहत उसका ज़मीन को पोजीशन नहीं ले सकते हैं, सरफेसी वहाँ पे फोर्सफुल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी नहीं होता है, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, तो सिक्योरिटी एग्रीकल्चर है तो सरफेसी बैंक प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आउटस्टैंडिंग या बकाया 1 लाख रुपए से कम हो तब भी सरफेसी नहीं होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बकाया लायबिलिटी उसको जो समझ लीजिए, 1 लाख से अगर कम है 1 रुपया भी तो सरफेसी नहीं होता है, 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पे ही सरफेसी होता है। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 लाख से कम है अमाउंट, इसलिए सरफेसी बैंक कांट प्रोसीड अगेंस्ट द बोरोवर अंडर सरफेसी एक्ट। तीसरा ऑप्शन है लायबिलिटी इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल, तब भी सरफेसी नहीं होता है, तब भी सरफेसी नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है, किसी ने 10 लाख का लोन लिया है और अब उसके पास बकाया 1,80,000 है, तब भी सरफेसी नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में फिर ये वाला फॉल्स जाएगा, मतलब 1 लाख से कम में भी नहीं होगा, और वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि प्रिंसिपल का 20% से कम तो नहीं बचा हुआ है। अगर प्रिंसिपल का 20% से ऊपर बचा तभी सरफेसी होगा। अगर 10 लाख का लोन लिया और 1.5 लाख बचा हुआ तो बैंक कांट प्रोसीड अंडर सरफेसी एक्ट। तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा D 1 2 3। 1 2 3 में से कुछ भी होगा तो बैंक कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द बोरोवर अंडर सरफेसी एक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सरफेसी का पूरा बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कभी भी ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी नहीं होता है, 1 लाख से कम के आउटस्टैंडिंग पे सरफेसी नहीं होता है। अगर कोई लोन जितना भी लिया हो प्रिंसिपल उसका 20% से नीचे है आउटस्टैंडिंग तो भी सरफेसी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रीमियम पेएबल बाय बैंक्स फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस अंडर DICGC। ठीक है, आज के समय में जो रेट है वो बैंक आपके डिपॉजिट के ऊपर DICGC को एक प्रीमियम पे करता है, ताकि जब कभी बैंक फेल हो जाए, बैंक उस केस में जो है आपका डिपॉजिट सुरक्षित रहे। हालांकि DICGC के पास मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपए तक का लिमिट है। मतलब अगर आप कल को बैंक फेल कर जाता है, आपके पास आपके बैंक में 10 लाख रुपए थे
फिर भी आपको DICGC जो है 5 लाख रुपये आपको देगा, 5 लाख रुपये नुकसान लगेगा वहाँ पे आपको। देखिए कुछ कंडीशन बता देता हूँ। 5 लाख का मतलब क्या क्या होता है, 10 लाख है तो आपको 5 लाख मिलेगा, 2 लाख रुपया है तो 2 लाख मिलेगा। एक उसमें और कंडीशन है, अगर 495 आपके पास है और 4,000 रुपये का एक एक्रूअल इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट लगा हुआ है, अभी वो रियलाइज नहीं हुआ है, FD टूटा नहीं, जो भी है, उस केस में वो एक्रूअल इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन वो 5 से ऊपर किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। क्लियर है? इंटरेस्ट जो लगा वो मिलता है आपको, जो एक्रूअल हो रखा होता है, लेकिन 6 महीने या 3 महीने के बाद जो बैंक पे करता है, उस बीच में अगर बैंक कोलैप्स करता है तो DICGC है वो आपको एक्रूअल इंटरेस्ट भी देता है, बट कंडीशन वही है कि 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो प्रीमियम बैंक पे करता है, क्वेश्चन ये था, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा सारी बातें बता दी। जो प्रीमियम बैंक पे करता है ना, वो 12 पैसे प्रति 100 रुपये, 12 पैसे प्रति 100 रुपये जो है बैंक प्रीमियम पे करता है। किसको करता है? DICGC को करता है, आपके डिपॉजिट को इंश्योर्ड करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 45ZA टू सेक्शन 45ZF ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन डील्स विद, देखिए नॉमिनेशंस के सारे हैं। ठीक है, ये नॉमिनेशंस के सारे आर्टिकल्स हैं, तो ये अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, कई बार तो लेटरल एंट्री एग्जाम्स में देखेंगे, बैंक प्रमोशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट, सारे नॉमिनेशन के ही हैं। ठीक है, तो नॉमिनेशन के सारे क्वेश्चंस हैं, सॉरी सारे हैं। तो नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट जो है ना, उसका 45ZA और ZB डील करता है। नॉमिनेशन इन आर्टिकल्स केप्ट इन सेफ कस्टडी जो है वो 45ZC से ZD है। और नॉमिनेशन इन लॉकर्स, लॉकर के केस में अगर नॉमिनेशन है तो ZE और ZF है। और ये तीनों मैच कर रहा है, ये जानबूझ के इस तरह से दिया गया कि तीनों मैच करें, ताकि आप इसको अच्छे से ध्यान कर लें। ZA से लेके ZF तक 45 में सारे नॉमिनेशंस के लिए हैं। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछ देगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 45 ZC या ZD किससे रिलेटेड है, या ZF किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन देगा डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी अकाउंट, आर्टिकल्स के सेफ कस्टडी अकाउंट या लॉकर। आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे, फिर इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक शुड नॉट इंसिस्ट कोलेट्रल इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स अप टू एन अमाउंट ऑफ, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.6 लाख से ऊपर, 1,60,000 से ऊपर बैंक में KCC होता है तो मॉर्टगेज होता है लोन। 1,60,000 से कम होता है तो बिना मॉर्टगेज के लोन होता है जनरली। तो 1,60,000 से कम का लोन होगा तो बैंक शुड नॉट इंसिस्ट कोलेट्रल इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स अप टू एन अमाउंट ऑफ 1.6 लाख रुपीज। 1,60,000 तक जो है किसी भी तरह का कोलेट्रल नहीं लेना है और लोन करना है एग्रीकल्चर में। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड फॉर लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स में प्रोविजनिंग चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, दोनों ही केस में लॉस एसेट में जो प्रोविजनिंग होता है वो 100% का होता है। लॉस से जस्ट पहले D3 होता है, डाउटफुल एसेट 3 उसको बोलते हैं। उस केस में भी चाहे वो लोन सिक्योर्ड हो चाहे वो लोन अनसिक्योर्ड हो, दोनों ही केस में 100% का प्रोविजनिंग होता है। ठीक है, तो लॉस एसेट में भी दोनों में 100% होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में, और D3 में भी, डाउटफुल एसेट 3 में भी 100% का प्रोविजनिंग होता है। डाउटफुल 2 में आते हैं, उस केस में 40 और 100 होता है, 40 ऑब्वियसली सिक्योर्ड का और 100 जो है अनसिक्योर्ड का। डाउटफुल 1 में आते हैं तो 25 और 100 होता है, 25 सिक्योर्ड का 100 अनसिक्योर्ड का। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे इस पार्ट 5 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी हम पार्ट 6 लेके आएंगे, शायद कल सुबह या कल शाम को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग भी कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हो या मुझे कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो, किस बैंक का आप प्रमोशन का तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित कोई बात करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637, 7970903637। उससे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।